हिंदी की सेवा करने वाले बहुत सारे दक्षिण भारतीय हुए हैं। जैसे कि आप केरल में चलिए तो केरल में एक श्री राम वर्मा है, इन्होंने बहुत सारे हिंदी के गीतों की रचना की। महाराष्ट्र में संत ज्ञानदेव, संत नामदेव, संत तुकाराम आदि तो है ही। मछलीपट्टनम में आप देखिए तो एक और कवि को याद आ रहे हैं जिन्होंने हिंदी में 32 नाटकों की रचना की, और वो कवि हैं नांदेल पुरुषोत्तम। नांदेल पुरुषोत्तम के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे, डॉक्टर नगेंद्र की एक पुस्तक है भारतीय साहित्य, अगर हम उसको देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे दक्षिण भारतीय लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में नाटकों की रचना की है। मलयालम की तरफ चले तो मलयालम संस्कृत बाहुल्य शब्दावली को आत्मसात किए हुए है, इसलिए हिंदी के बहुत निकट है। और मलयालम हो या केरल हो, दोनों जगह पे जो बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों पर बहुत सारे हिंदी व्यापारी, हिंदी प्रदेश के व्यापारी वहां जाया करते हैं, तो इनके माध्यम से हिंदी वहां जाती है। केरल के लोग, खासतौर से केरल की नर्सों को देखिए तो नर्सों हो या सरकारी कर्मचारी, वो पूरे भारतवर्ष भर में फैले हुए हैं और आराम से वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। महाराष्ट्र की तरफ चले तो महाराष्ट्र में नाथ योगियों का गढ़ रहा है। महानुभावी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, विठल संप्रदाय आदि के माध्यम से वहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। पेशवा हो, सिंधिया हो, होलकर हो, ये सब जो मराठी घराने थे, ये मराठी घराने हिंदी में अपना राजकाज करते थे। वर्तमान समय में अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चलें तो देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई फिल्म सिटी है। भारती दीदी आजकल वहीं पर है और हिंदी का अलग जगह रही है। और वह जो मुंबई है, जो सिनेमा का गढ़ है, और वह सिनेमा के माध्यम से हिंदी का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, इस पर तो बस हल्का सा इशारा करने भर की देर है, सब आप समझ सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से, फिर सिनेमा के माध्यम से हिंदी का कितना प्रचार प्रसार जन जन तक, यहाँ तक कि विदेशों तक हुआ है। हिंदी के गाने लोग सुनते हैं बाहर। और मराठी और हिंदी की लिपि भी एक है। हम अभी प्रकाश बस इस बिंदु पर डाल रहे हैं कि हिंदी कैसे भारत वर्ष भर में व्यापक है, क्यों हिंदी को ही राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए एक माध्यम के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में चुना गया। इसी के संदर्भ में अभी हम केरल और महाराष्ट्र और गुजरात, पंजाब आदि तक की यात्रा हम आपको करा रहे हैं। गुजरात में चलते हैं। गुजराती को आप ध्यान से देखिए, गुजराती जो भाषा है वो ब्रज भाषा के बहुत निकट है। अब सूरदास और नरसिंह मेहता, दो कवियों को हम ले लें, एक सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं और नरसिंह मेहता गुजराती के कवि हैं। अगर उन दोनों की कविताओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि ब्रज भाषा और गुजराती दोनों कितनी निकट है। और कृष्ण काव्य का व्यापक प्रचार प्रसार हम देख सकते हैं कि वृंदावन से लेकर द्वारका, द्वारका गुजरात में है, वृंदावन से लेकर द्वारका तक कृष्ण भक्ति साहित्य का विस्तार है। और वहां इसके माध्यम से हिंदी की बोलियां वहां तक फैली हुई हैं। पंजाब में चले हम तो पंजाब में हम सिख गुरुओं को लें, सूफी फकीरों को लें, उनकी वाणी में भी एक उनकी जो खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा में अपनी बातों को व्यक्त किया है। गुरु गोविंद सिंह ने तो ब्रज भाषा में पूरा का पूरा कृष्ण काव्य ही लिखा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि पंजाब में हुए श्रद्धा राम फुल्लौरी, यशपाल, सुदर्शन, उपेंद्रनाथ अश्क, करतार सिंह दुग्गल, मोहन राकेश और कृष्णा सोक्ति जैसे, अमृता प्रीतम का तो खैर, तो इस तरह से पंजाब में भी हिंदी का प्रभाव है। उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु ने हिंदी की अलग जगाई, कबीर पंथी के माध्यम से वहां हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। और उड़ीसा में ही बहुत बड़ा तीर्थ है जगन्नाथपुरी। जहां कहीं भी तीर्थ स्थल होते हैं, उन तीर्थ स्थलों पर दूर दूर से जो तीर्थ यात्री जाते हैं, उन तीर्थ यात्रियों के माध्यम से वहां हिंदी जरूर पहुंचती है। तो उड़ीसा में भी इस तरह से तीर्थ यात्रियों के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु और कबीर पंथियों आदि के माध्यम से वहां भी हिंदी व्यापक रूप से विद्यमान है। अब हम चले बंगाल की ओर।
बंगाल में भक्ति आंदोलन के साथ ही हिंदी का प्रचार प्रसार होने लगा था। हम बहुत सारे लोगों को गिना सकते हैं, अभी माधुरी जी ने भी कुछ लोगों के नाम लिए थे। राजा राम मोहन रॉय हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। और कलकत्ता पहले पहले विदेश का मतलब माना जाता था कलकत्ता जाना, कलकत्ता में ही लोग जाते थे और कहते थे विदेश चले गए। मजदूर मतलब भारी संख्या में व्यापारी और मजदूर प्राचीन काल से ही कलकत्ता जाते रहे हैं, तो कलकत्ता में हिंदी उनके माध्यम से भी पहुंची। और फिर हम देखें तो कलकत्ता ही हिंदी पत्रकारिता की जन्मस्थली है। हिंदी के पहले प्रकाशित होने वाले पत्र कलकत्ता से ही प्रकाशित हुए, और भारत में सबसे पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय है जहां पर हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में स्थान मिला। निराला कलकत्ता में गढ़कोला मतवाला का प्रकाशन ही होता था निराला की कविताओं और पांडे बेचन शर्मा उग्र के गद्य को प्रकाश में लाने के लिए। और समूचे देश में एक लिपि विस्तार योजना के मकसद से जस्टिस शारदा चरण मित्र ने 1907 में एक देवनागर नाम का पत्र निकाला था। देवनागर नामक पत्र, जैसा कि हमने बताया, देवनागरी लिपि के विस्तार के मकसद को लेकर के निकला था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बंगाल में कलकत्ता जो है वो भी हिंदी का एक गढ़ है। हिंदी अध्यापन की शुरुआत कलकत्ता से हुई। कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज खुला। फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से खड़ी बोली गद्य की नींव पड़ी। और वर्तमान समय में हम देखें तो प्रभा खेतान से लेकर और विष्णुकांत शास्त्री, कल्याणमल लोढ़ा, और वर्तमान समय में प्रभा खेतान, अलका सरावगी, बहुत सारे ऐसी लेखक लेखिकाएं हैं जिनका संबंध कलकत्ता से है। तो इस तरह से जो हिंदी है वो एक ऐसी भाषा है जिसमें उस भाषा के क्षेत्र के बाहर के साहित्यकारों ने काफी कुछ लिखा, और इसमें बहुत कुछ गिना सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं बंगाल में क्षिति मोहन सेन, मनमथ नाथ गुप्त, महाराष्ट्र में चले तो मुक्तिबोध, गुजरात में चले तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, तमिलनाडु में चले तो श्री निवासाचारी हंस जी, राजलक्ष्मी राघवन, आंध्रा में चले तो बालकृष्ण राव बालशौरी रेड्डी, केरल में चले तो चंद्र हसन, भास्कर नायर, पंजाब में चले तो उपेंद्रनाथ यशपाल। और इसी संदर्भ में हमें याद कर लेना चाहिए मोटूरी सत्यनारायण को। मोटूरी सत्यनारायण दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठक थे। इतना ज्यादा वहां पर काम किया था उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए कि उनको दक्षिण भारत का राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन कहा जाता था। उस मोटूरी सत्यनारायण ने हिंदी को राजभाषा घोषित कराने और हिंदी के राजभाषा स्वरूप को निर्धारित करने के लिए दक्षिण भारत ने बहुत ज्यादा काम किया। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा और केंद्रीय हिंदी संस्थान के वो निर्माता थे। और सबसे बड़ी बात जो मोटूरी सत्यनारायण की सबसे बड़ी देन है, जो आज बहुत प्रचलित है, वो है प्रयोजन मूलक हिंदी। 1972 में प्रयोजक मूलक हिंदी की संकल्पना मोटूरी सत्यनारायण जी की ही देन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हिंदी जो है वो दीर्घ काल से सारे देश में व्याप्त है। हिंदी का मतलब केवल खड़ी बोली नहीं है। खड़ी बोली के लेखन का इतिहास तो पिछले 150 साल पुराना ही है। हिंदी का मतलब हम यहाँ पर गांधी जी की शब्दावली का प्रयोग करें तो हिंदी को हम हिंदुस्तानी कहेंगे। जो हिंदुस्तानी सूर की भाषा है, कबीर की भाषा है, तुलसीदास की भाषा है, नानक की भाषा है, रैदास की भाषा है, मीरा की भाषा है, जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं है बल्कि आम फहम हिंदी है। ऐसी हिंदी जो सभी लोगों को समझ में आने वाली है। और यही वह वजह है कि सदियों पहले लिखा गया जो संत साहित्य है या भक्ति साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में उस समय भी हुआ और उसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। ये ताकत है उस आम फहम हिंदी में। हम जानबूझ करके यहाँ पर आम फहम हिंदी की बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी
शब्दावली के निर्माण के नाम पर, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के नाम पर, अनुवाद करने के नाम पर हम तत्समता की ओर ज्यादा उन्मुख होते हैं, हमेशा तत्समता की ओर उन्मुख होते हैं। अभी मेरा एक विद्यार्थी था, वो कह रहा था कि मैम लिपस्टिक की हिंदी क्या होगी, होस्ट होस्ट पेशेंट क्या क्या बोल रहा था। मैंने कहा चुप रहो, लाली कहा जाता था हमारे यहाँ, तो लाली बोलो ना। तो हम करते क्या है कि अनुवाद करने के चक्कर में जो संस्कृत निष्ठता का आग्रह करने लगते हैं, वह उसकी जगह पर हमें हमेशा सरल सहज आम फहम हिंदी की तरफ चलना चाहिए। और यही वो वजह है, उस आम फहम हिंदी में लिखे जाने के कारण ही संस्कृत में तो सब कुछ कहा गया था जो कुछ भक्त कवियों ने कहा, फिर इन लोगों ने लोक भाषा में क्यों कहा, जन भाषा में क्यों कहा, और जन भाषा में कहने के कारण ही इसका प्रचार प्रसार संचार उस समय भी उतना हुआ, उस समय इतना हुआ जब आज की तरह से कोई मल्टीमीडिया नहीं था, कोई त्वरित साधन नहीं था, फिर भी इनकी वाणी पूरे भारतवर्ष भर में फैली, जिसके कारण ग्रेसन को कहना पड़ा कि अचानक बिजली की चमक की तरह पूरा भक्ति आंदोलन भारतवर्ष भर में फैल गया। तो हिंदी संतों को यह समझ थी कि हिंदुस्तानी में जब वो लिखेंगे तो अपनी बात को हम पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। 19वीं शताब्दी में आकर के खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुआ और लगभग हिंदी की पर्यायवाची के रूप में खड़ी बोली आ गई, और खड़ी बोली के प्रचार प्रसार, खड़ी बोली को हम हिंदी समझने लगे। जब अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए आए तो शासन करने के लिए भी बातचीत करने की जरूरत होती है, भावों को समझने के लिए, भावों को पहुंचाने के लिए भाषा की जरूरत होती है। तो उन लोगों ने भी, अंग्रेजों ने भी यहाँ की जितनी भारत की इतनी भाषाओं में से एकमात्र हिंदी का चयन किया, क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही उनको लगा कि हम यहाँ के जनसाधारण तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के और बहुत सारे आदेश भी हिंदी में छपते थे, उनके बहुत सारे सरकारी कार्य हिंदी में होते थे। हिंदी में इसलिए नहीं होते थे कि उनको हिंदी से प्रेम था, हिंदी में बात करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि यही वो माध्यम है जिससे नेटिव से बातचीत हो सकती है, हिंदुस्तानियों से बातचीत हो सकती है, हम अपनी बात को हिंदुस्तानियों तक संप्रेषित कर सकते हैं। एक मद्रास के लेफ्टिनेंट थॉमस रोबक थे, उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी पूरे हिंदुस्तान की महाभाषा है। उनके गुरु थे जॉन गिलक्राइस्ट। तो एक बार उन्होंने अपना अनुभव सुनाते हुए जॉन गिलक्राइस्ट से कहा कि भारत के जिस भी भाग में मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ते से लेकर के लाहौर तक, कुमायूं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, अफगानों, राजपूतों, मराठों, जाटों, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहां जहां भी मैंने यात्रा की, मैंने उस भाषा माने हिंदुस्तानी भाषा का, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा जिसकी आपने मुझे शिक्षा दी। गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी के समर्थक थे। तो फिर वो कहते हैं आगे कि वो थॉमस रोबक आगे कहते हैं कि मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या जावा से लेकर सिंधु तक के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूं कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। तो गांधी जी ने इसी हिंदुस्तानी भाषा का समर्थन किया। गांधी जी के लिए हिंदी से तात्पर्य हिंदुस्तानी से ही था, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण था। मतलब दक्षिण भारत से जैसे ही जब गांधी जी भारत आए, तो भारत में आने के बाद उन्होंने अनेक आंदोलनों की शुरुआत की। उसी में से एक भाषा आंदोलन भी था और वो हिंदुस्तानी के समर्थन कर रहे थे। और व्यापक रूप से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदी के प्रचार प्रसार का एक संकल्प लिया और उसे क्रियान्वित किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनका मानना था कि स्वराज की प्राप्ति में अगर तीव्रता लानी है तो उस तीव्रता को लाने के लिए स्वदेशी, हिंदू मुस्लिम एकता
और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदुस्तानी का प्रचार आवश्यक है। इन 3 बिंदुओं को लेकर के वो चल रहे थे। और फिर उन्होंने हिंदुस्तानी या हिंदी के प्रचार के लिए जो गुजराती समाचार पत्र निकालते थे नवजीवन के नाम से, उस नवजीवन पत्रिका का 1921 से उन्होंने हिंदी में संस्करण लाना प्रारंभ कर दिया। और 1917 में उन्होंने गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में कहा कि राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी कभी नहीं हो सकती। और अगले ही वर्ष कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में उन्होंने स्पष्ट करके घोषणा की कि मेरा मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। इस बात को बार बार हम गौर करके इसलिए कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम राष्ट्रभाषा विहीन हैं। राष्ट्रभाषा होने के लिए जरूरी है कि बहुसंख्यक लोग उसको जानते हों, सीखने में सुगम हो, और भारतवर्ष के धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक व्यवहार उसमें लिप सकें। तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के महत्व को गांधी जी समझते थे। और इसी समझ के कारण वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई, जहां से लोगों को हिंदुस्तानी या हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इसकी जो शाखाएं थी वो केरल में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में भी खुली। काका साहब कालेलकर, मोटूरी सत्यनारायण आदि ने इसके माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से हिंदी का प्रचारक बनकर के दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि सभी को लगता था कि भाषा के माध्यम से पूरे भारतवासियों को एक करना जरूरी है। और बहुत सारी संस्थाएं खुल रही थी उस समय। आसाम में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी असमिया साहित्य परिषद, ये सब ने जोरदार हिंदी आंदोलन चलाया। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिंदी विद्यापीठ मुंबई, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, ये बहुत सारी संस्थाएं थी जिसके माध्यम से हिंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था, उस दौर में गांधी जी के प्रभाव के कारण राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभाषा लगभग पर्यायवाची हो गए थे। अब जरा सा हम देखें कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नारे कौन कौन से लगाए थे। प्रमुख नारों की तरफ ध्यान दें, और वो नारे किसके द्वारा किसके हैं ये भी हम देखें। तो देखते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। अब ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नारे थे। अब इन नारों को देने वाले आप नाम हमने जानबूझ के इसीलिए सुनाए कि ये सारे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। और इन नारों की भाषा को देखें तो ये नारों में कोई भी भाषा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्योर अरबी फारसी है या संस्कृत निष्ठता है इसमें। ये हिंदुस्तानी है जिसमें पूरे भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। एक प्रवचन गांधी जी का इसी संदर्भ में याद आ रहा है। गांधी जी ने हिंदुस्तानी की हिमाकत करते हुए एक प्रवचन कहा था कि हमारे यहाँ हिंदी और उर्दू ये 2 भाषाएं हैं जो हिंदुस्तान में बनी और हिंदुस्तानियों के द्वारा बनाई गई। उनका व्याकरण भी एक ही रहा है और इन दोनों को मिला करके मैंने हिंदुस्तानी चलाई है। यह हिंदुस्तानी ऐसी भाषा है कि इस भाषा को करोड़ों लोग बोलते हैं। ये एक सामान्य भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समझते हैं। यदि आप संस्कृत में हिंदी बोलें या अरबी फारसी के शब्दों से भरी हुई उर्दू बोलें
जैसा कि अब्दुल बारी बोलते थे, तो बहुत कम लोग उसे समझेंगे। और ध्यान दीजिएगा, वो ये भी कहते हैं कि हिंदी के समर्थन का मतलब ये नहीं है कि जो दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं हैं जिनको लेकर के आज हम विवाद में फंसे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तो क्या हम द्राविड़स्तान की चारों भाषाओं का अनादर कर दें। मेरा मतलब यह है कि वे मातृभाषा के तौर पर अपनी अपनी प्रांतीय भाषा को सीख सकते हैं, उसे रख सकते हैं, मगर राष्ट्रभाषा के नाते हिंदुस्तानी को जरूर सीखें। प्रांतीय भाषाओं की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं को बनाए रखने के लिए हिंदुस्तानी के महत्व का प्रकाशन, ये इस उद्देश्य को लेकर के गांधी जी लगातार कार्य कर रहे थे। गांधी जी को ये हिंदुस्तानी की ताकत संत कवियों से ही मिली थी, अभी मैंने बताया ही है। संत कवियों की वाणी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों तरफ आराम से पहुंच जाती थी। संत जो थे जो सौधकड़ी के स्वभाव के थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, और इसीलिए उनकी भाषा में यह मिलावट थी। और हम देख सकते हैं कि यही एक चाहे मीरा की भाषा हो, चाहे सूरदास की भाषा हो, चाहे वो नानक के पद हो, गुरुमुखी लिपि में ही क्यों ना हो, नानक के पद क्यों ना हो, कबीर के पद क्यों ना हो, कबीर के साथी सबद रमैनी जो भी था, अब इन सब की जो भाषा है, यह पूरे के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। अब अगर हम इन भक्त कवियों को देखें तो कबीर का रिश्ता काशी और मगहर से है। रैदास भी काशी के ही थे, तुलसी बांदा के थे, मीरा राजस्थान की थी, सूरदास मथुरा से थे, सुंदरदास राजस्थान से थे, दादू के शिष्य रज्जब भी राजस्थान से थे, नानक का रिश्ता लाहौर से था, मलूक दास का रिश्ता इलाहाबाद से था। ये जितने भी संत थे जो 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच हुए, इन सब की भाषा एक पंचमेल खिचड़ी भाषा है, जिसको हम सदुक्कड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। और इनकी ये जो भाषा थी पंचमेल खिचड़ी वाली, हम आज के क्रियोलीकरण वाली भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की भाषाओं का मिश्रण। आजकल जो भाषा हम बोलते हैं उसमें जो है केवल क्रियाएं हिंदी की होती हैं, बाकी सारे संज्ञाएं विशेषण सब कुछ अंग्रेजी के होते हैं। उस क्रियोलीकरण की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारतीय भाषाओं के सम्मिश्रण की, जिससे कि भारतीय भाषाओं के बीच में एक प्रकार की भावात्मक एकता बन सके। जिस तरह की भावात्मक एकता एक समय में भक्ति आंदोलन के साथ उभरी थी, उसी तरह की भावात्मक एकता गांधी जी चाहते थे भाषा के माध्यम से आधुनिक युग में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई के संदर्भ में। तो कबीर, सूरदास, नानक, रैदास, मीरा ने जिस भाषा में लिखा था, उनकी भाषा न तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी और न तो अरबी फारसी निष्ठ थी, बल्कि एक जन सामान्य की भाषा थी। और उसी भाषा को ही एक आदर्श भाषा के रूप में गांधी जी ग्रहण कर रहे थे। हम ध्यान दें गांधी जी के जीवन शैली में, अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि जो गांधी जी के प्रार्थना सभाएं हुआ करती थी, उन प्रार्थना सभाओं में यही सूर, मीरा, कबीर और तुलसीदास और नरसिंह मेहता के भजन गाए जाते थे, जो बहुत सामान्य भाषा में हुआ करते थे। कहीं भी वो बिल्कुल कठिन संस्कृत निष्ठ भजन का गायन कभी नहीं किया करते थे। साधो मन का मान त्यागो, मौसम कौन कुटिल खलकामी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, या हरि तुम हरो जन की भीड़, इस तन धन की कौन बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो बहुत सामान्य भाषा में थे, ये गांधी जी के प्रिय भजन हुआ करते थे। अब गांधी जी के अलावा जो और स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, हम उनकी तरफ चलते हैं। हम चलते हैं राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट की तरफ चलते हैं। इन लोगों ने भी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राम मोहन रॉय और केशव चंद्र सेन बंगाल के थे। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि समूचे देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है।
मैं इसलिए कह रही हूँ कि केवल गांधी जी ही हिंदी के आंदोलन को लेकर नहीं चल रहे थे, बल्कि पूरे भारतवर्ष भर में। मैं ये बात इसलिए आज उद्धृत कर रही हूँ क्योंकि आज कहा यह जाता है कि अगर हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा तो जो हिंदी न बोलने वाले प्रांत हैं वहां के लोग अपने को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस करेंगे। ये ऐसा कुछ होता तो हिंदीतर प्रांत के लोग ही, देखिए हम ज्यादातर इसलिए उन्हीं को उद्धृत कर रहे हैं कि हिंदीतर प्रांत के लोग हिंदी के समर्थन में बोल रहे थे। बाद में निजी स्वार्थ वाली राजनीति के कारण जो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसी नीति का ये परिणाम है कि बाद में हम भाषावार प्रांतों में बटे और भाषा की लड़ाई में टूट पड़े। मैं जो बार बार हिंदी के समर्थन में हिंदीतर प्रांतों के योद्धाओं, नेताओं और विचारकों की बातों को उद्धृत कर रही हूँ, तो उसके पीछे मेरा ये मंतव्य है बताना कि हिंदी को लेकर के जो अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े किए गए कि ये राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, राजभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ये परेशानियां होंगी, वो परेशानियां थी नहीं, ये क्रिएटेड है, बनाई गई है, जो बाद में स्वार्थ की राजनीति का परिणाम है। तो राजा राममोहन रॉय ने भी कहा कि पूरे देश के लिए हिंदी अनिवार्य है। राजा राममोहन राय हिंदी प्रांत के नहीं थे, वो कह सकते थे, बंगला को कह सकते थे, उन्होंने बंगला को नहीं कहा। और बंगदूत पत्रिका को उन्होंने, जो बंगला की में थी, उसको बाद में उन्होंने हिंदी वगैरह में भी निकालना शुरू कर दिया था। केशव चंद्र सेन का एक पत्र था सुलभ समाचार, उसमें उन्होंने एक निबंध लिखा था, भारतीय एकता कैसे हो। इस निबंध में उन्होंने बताया कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो, जितनी भी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उसमें हिंदी भाषा सभी जगह प्रचलित है, इसलिए हिंदी भाषा को अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो यह काम बहुत ही सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। केशव चंद्र सेन भी बंगाली थे, हिंदी के समर्थन में बोल रहे थे। दयानंद सरस्वती गुजराती ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना सारा काम हिंदी में किया और हिंदी के स्वरूप को राष्ट्रीय स्वरूप बनाने का उन्होंने प्रयास किया। वो भी कहते थे कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएं। सभी की मंशा उस समय यही थी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, उन्होंने हिंदी सीखने की प्रेरणा जागृत की लोगों के भीतर। लाला लाजपत राय को हम ले लें, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी थे और उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत काम किया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने साक्षरता अभियान तक चलाया था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी एनी बेसेंट को भी हम ले सकते हैं, वो मद्रास में रहती थी, अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी खोला था, की अध्यक्ष थी, काशी में उन्होंने जीवन बिताया था, भारत भ्रमण वो किया करती थी और उन्होंने पूरे भारत भर में घूम करके देखा कि हिंदी ही सारी भारत की सारी भाषाओं की अपेक्षा हिंदी अन्य सारी भाषाओं पर भारी, इनकी अपनी विशेषताओं के कारण। और जिसका प्रचार प्रसार उन्होंने पाया कि हर जगह जिस भाषा को बोलने वाले हमें मिल जाते हैं वो हिंदी है, इसलिए उन्होंने हिंदी शिक्षण, हिंदी माध्यम से शिक्षण पर बल दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद देश में अंग्रेजों के विरोध में जो बदले की तीव्र भावना उठी, उस बदले की तीव्र भावना ने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना को जागृत किया और अनेक भाषा भाषियों के बीच एक संपर्क सूत्र का माध्यम हिंदी बन गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना का प्रचार प्रसार किया गया, चाहे हिंदी के गीतों के माध्यम से, चाहे हिंदी के नारों के माध्यम से, हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं। और हम बहुत सारे लोगों को हम अभी हमने याद किया है और अभी बहुत सारे लोग और भी श्रृंखला में खड़े हैं कि मुझे भी याद करिए। राजनारायण बोस, भूदेव मुखर्जी, नवीन चंद्र राय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी की जरूरत पर, हिंदी की अनिवार्यता पर बल दिया।
बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन निकाला करते थे, और उन्होंने कहा बंग दर्शन में कि हिंदी भाषा की सहायता से ही भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य ऐक्य बंधन स्थापित किया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 में कलकत्ता में कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के रूप में जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने अपना अभिभाषण वहां पर हिंदी में पढ़ा, और चूंकि अंग्रेजी में पढ़ना उस समय जरूरी होता था तो उन्होंने अंग्रेजी में बाद में पढ़ा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो, रामानंद चटर्जी हो, सरोजनी नायडू हो, सादा चरण मित्र हो, बहुत सारे ऐसे विचारक और प्रचारक हैं जिन्होंने हिंदी उस समय राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1940 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, तो वहां पे उन्होंने अपना भाषण हिंदी में पढ़ाया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, राजगोपालाचारी, टी विजय राघवाचार्य, इसमें से एक भी हिंदी प्रदेश के नहीं है, हम हिंदी प्रदेश के लोगों का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सीपी रामास्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, अनंत शयनम आयंगर, रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, टी.आर. वेंकटरमण शास्त्री, एन सुंदरैया, बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत के विचारक हैं जिन्होंने हिंदी के समर्थन में अपने विचार प्रकट किए। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने उसी समय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। उसी समय नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई जहां से हिंदी का बहुत उद्धार हुआ। अभी अगर हम बात करें प्रोफेसर श्रद्धा सिंह मैम के व्याख्यान की, तो उन्होंने वास्तव में गागर में सागर भर दिया है, और ये हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल बात है कि हम उनके उस सागर में से कितने मोती हम चुन पाते हैं और कितने अपने ख्याल में हम रख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने देश का कोई भी कोना नहीं छोड़ा है। उस कोने से जो हिंदी को लेकर के जो रचनाएं हुई हैं, जो आवाजें उठी हैं, वो कोई भी उनसे अभी तक छूटा नहीं है। और मैम शायद आती तो देश को छोड़ करके विदेश तक भी जा रही थी हिंदी के अलग को दिखाने के लिए, जगाने के लिए। तो अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण तक, तो सारे प्रांतों से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, असम हो, राजस्थान हो, केरला हो, कोई भी प्रांत, कोई भी क्षेत्र मैम के व्याख्यान से अछूता नहीं रहा है। और वहां पर जिन जिन लोगों ने हिंदी के विकास में, हिंदुस्तानी के विकास में रचनाएं न की हो या महत्वपूर्ण कार्यों को ना किया हो, उन्होंने कुछ खास नाम भी लिए हैं। अगर बात करें मोटूरी सत्यनारायण जी की, जिन्हें दक्षिण में उत्तर का राशि पुरुषोत्तम दास टंडन की संज्ञा दी गई है, और वो प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रमुख की जो संचेतना है या जो परिकल्पना है, वो उनके माध्यम से ही आई है। आपने आम फहम हिंदी की बात की है, आम फहम हिंदी जो कि एक आम जनता की बोली है, भाषा है, हिंदी है, जिसे समझने के लिए किसी को भी, किसी भी प्रांत के निवासी के लिए कोई मुश्किलें नहीं आनी है। उन्होंने शासक, नेता, राजनेता, साहित्यकार, समाज सुधारक, किसी को भी नहीं छोड़ा है जिनका योगदान हिंदी में उस समय की स्थितियों में, परिस्थितियों में ना रहा हो। यहाँ तक कि मुगल शासक की अगर हम बात करें तो उनमें भी उन्होंने मोहम्मद तुगलक का जिक्र किया है, जिन्होंने दिल्ली से लेकर के दौलताबाद जब उन्होंने राजधानी बनाई तो वहां तक की भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो जब हिंदी का इतना व्यापक प्रचार प्रसार जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां के लोगों ने इतना योगदान दिया, कोई वैमनस्य नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तो वास्तव में आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सम्मुख आता है। हालांकि इस चीज का भी जिक्र मैम ने अपने व्याख्यान में किया, ये विडंबना ही है कि गैर हिंदी भाषिक क्षेत्र से जब इतने बड़े बड़े हिंदी विद्वान और समाज सुधारक और कवि निकले हैं, जिन्होंने हिंदी को एक देश की एक आम भाषा के रूप में, बोली के रूप में स्वीकारा, उसमें रचनाएं की है, तो आज आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम इस प्रकार के दिवस मनाते हैं हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए? क्या वास्तव में ये विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है? मैम ने कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि अपने स्वार्थों के वशीभूत हो करके लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका
का ही अंजाम है कि अब वो लोग जहाँ से हमें हिंदी भाषा को प्रबल समर्थन मिलता रहा है, जो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, वो इस भाषा को शायद कहीं न कहीं से अपने में आत्मसात करने में कहीं न कहीं से वो अपने आप में असमर्थता अपने आप में पा रहे हैं। कारण क्या है? ये एक बहुत बड़े चिंतन और मनन की बात है। तो आज का व्याख्यान जो श्रद्धा मैम का था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और इतना ज़्यादा व्यापक रहा है और इतने आसान और सरल शब्दों में उन्होंने इसको अभिव्यक्त कर दिया है कि निश्चित रूप से जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो भी शोधार्थी हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आगे जब मैम इसको यूट्यूब पे डालेंगी तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा भविष्य में होने वाला है। और इसी के साथ ही अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आमंत्रित करते हैं हिंदी विभाग के उपाचार्य अमित जी को कि अमित जी आप आइए और धन्यवाद ज्ञापित कीजिए जो भी हमारे अतिथि हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर ज़ूम ऐप के माध्यम से, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, जिन्हें हम देख नहीं भी पा रहे हैं, उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से और औपचारिक रूप से जो धन्यवाद देना है। तो आज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी के हिंदी विभाग द्वारा जो हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ है 14 तारीख से, उस क्रम में आज प्रोफेसर श्रद्धा सिंह जो कि बीएचयू से हमारे बीच आमंत्रित वक्ता के रूप में आज उन्होंने अपना व्याख्यान दिया और बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने अपनी जो विषय था स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जो हिंदी की भूमिका थी, स्वाधीनता संघर्ष में हिंदी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो क्यों थी, इस पर उन्होंने अपना पूरा विचार व्यक्त किया और बहुत ही मुझे लगता है कि इस एंगल से बहुत हमने भी नहीं पढ़ा था, बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी श्रद्धा मैम की व्याख्यान में कि उन्होंने जो गैर हिंदी भाषी हैं या हिंदीतर प्रांत के जो लोग हैं, चाहे कोई भी विचारक हो, राजनीतिक, साहित्यिक, उन सब को उन्होंने हिंदी के समर्थन में ला के खड़ा किया है और ये बहुत बड़ी बात है। और खास करके हिंदी भाषी जो लोग हैं जिनके भीतर हिंदी को लेकर के एक तरह की हीनता की भावना है, वो इससे इनको समझना चाहिए कि स्वाधीनता से पहले हिंदी भाषा जो है राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा थी, या एक तरह से कहें अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो एक पूरे, सिर्फ गांधी की बात नहीं की उन्होंने, पूरे मतलब चाहे वो साउथ के हों, नॉर्थ के हों, वेस्ट के हों, कोई भी विचारक हों, सब लोग एक सूत्र से जो है हिंदी को एक उस आंदोलन की भाषा बनाने के लिए कटिबद्ध थे। और इस तरफ उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ उन्होंने, मैम ने इशारा किया है, बल्कि रेखांकित किया है कि हिंदी को लेकर के, खास करके हिंदी भाषी प्रांतों में भी जो है, मुझे लगता है कि जैसा कि अभी माधुरी मैम ने संचालन करते समय भी अंत में उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि हिंदी दिवस फिर मनाने की जरूरत पड़ रही है। तो एक बड़ा कारण मुझे लगता है कि आखिर जो हिंदी जो है स्वाधीनता से पूर्व हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर सकती थी और करी है उसने, वो हिंदी आज मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है कि वो भाषाई जो राजनीति है, ठीक है, जिसकी वजह से जो राजनीति उसमें घुस गई, उसने वो हिंदी को, हिंदी ऐसा नहीं कि हिंदी पिछड़ रही है, हिंदी अभी भी पूरी तरह से फैल रही है, दक्षिण में हो चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में, हर जगह है भारत के पूरे प्रांत में। लेकिन हिंदी को लेकर के जो राजनीति होती है, वो राजनीति जो है उसको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। खैर, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रद्धा मैम का वक्तव्य रहा है। और एक जो चीज मुझे लगा जिसको उन्होंने रेखांकित किया था कि हाँ, जो श्रद्धा मैम का ये जो कहना था कि हिंदी उसको जो है किस तरह से हम लोग बरतें, मतलब हिंदी को कैसे समझें,
हिंदी का मतलब क्या है। हिंदी का मतलब सिर्फ तत्सम शब्द नहीं है, हिंदी का मतलब सिर्फ जो है अरबी, फारसी, उर्दू से मिश्रित हिंदी नहीं है, बल्कि वह हिंदी होनी चाहिए जिस हिंदुस्तानी की परिकल्पना गांधी जी या स्वाधीनता से पहले जिस हिंदुस्तानी को हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, वह जो है सहज हिंदी, वह हिंदी, उसको अपनाने की, उसको बढ़ाने की जरूरत है। न कि तत्सम प्रथाम या ये कहें कि संस्कृत में हिंदी, क्लिष्ट हिंदी, या ऐसे अनुवाद किया जाए कि जिस वो उस अनुवाद वो खुद भी जो है वो व्यवहार में ना आने पाए। ऐसी हिंदी जो है हमारे काम की नहीं है। खैर, बहुत सारी चुनौतियां हैं हिंदी को लेकर के अभी भी, और उन चुनौतियों पे हम लोग बात आगे भी होता रहेगा, और पहले के व्याख्यानों में हुई भी हैं। अब मैं पुनः एक बार जो है श्रद्धा मैम का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ पूरे महाविद्यालय परिवार को की ओर से भी जो है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्यान, बहुत ही सरल सहज तरीके से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। एक बार पुनः मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इस पूरे पखवाड़े की जनक सूत्रधार अनीता मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा एक प्रयास, या कहें कि एक बहुत ही सुंदर इन्होंने कदम उठाया है और सबको जोड़ने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस व्याख्यान के संचालन कर रही माधुरी मैम का भी, जिनका संचालन बहुत ही मुझे पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, उनका भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विभागीय सहयोगी रीना सिंह मैम जी का, डॉक्टर संजय अग्रवाल सर का, डॉक्टर अनुपमा मैम जी का, डॉक्टर छत्रसाल सर का, जो भी इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, हमारे महाविद्यालय के सभी सहयोगी, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो इस व्याख्यान को सुनेंगे या जो नहीं सुन पाए हैं ये तो। इसके अलावा मैं विशेष तौर पे हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, प्रबुद्ध प्राचार्य डॉक्टर रामशंकर सर का भी जो है, जिनका मतलब निरंतर एक तरह से कहें प्रोत्साहन और प्रेरणा जो है लगातार, जिसकी वजह से इस तरह के व्याख्यानों की श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो भी इस YouTube के माध्यम से या जिस भी माध्यम से वो हमारे शोधार्थी छात्र या प्रबुद्ध छात्र जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं इस कार्यक्रम को समापन से पहले मैं माधुरी मैम को ये धन्यवाद अमित जी। इस कार्यक्रम समापन के पूर्व मैं अनीता जी को आमंत्रित करूंगी। आज के कार्यक्रम जो हम मना रहे हैं हिंदी विभाग की ओर से, और हिंदी विभाग के जो फाउंडर रहे हैं जनेस्मा के, जिनके कार्यकाल में ही एमए में हिंदी का प्रारंभ हुआ, शुभारंभ हुआ, डॉक्टर रामजोर सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। और अनीता मैम से हम अनुरोध करेंगे कि आप उनके ऊपर 2 शब्द बोलते हुए फिर उनको श्रद्धांजलि समर्पित करके और आज की संगोष्ठी को समाप्त करने की घोषणा करें। डॉक्टर अनीता जी। धन्यवाद माधुरी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक रहे और हिंदी विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष, जिनको सच में विभागाध्यक्ष ही थे, विभागाध्यक्ष के पद पर आए थे, इस महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर रह चुके डॉक्टर रामजोर सिंह जी मेरे फूफा जी थे, और उनका 17 सितंबर 2018 को आकस्मिक निधन हुआ। वो हमारे परिवार के संरक्षक थे, उनके संरक्षण में ही हमने अपना ये प्रोफेशन या ये अध्यापन कार्य चूज किया था, पाए थे हम, और उन्हीं के गाइडेंस में हम यहाँ तक आए हैं, निर्देशन में यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए, और दूसरी चीज, हमारे परिवार के भी सदस्य हैं, इसलिए इस कार्यक्रम के चूंकि विभाग का कार्यक्रम है, इसलिए अपने पूर्व संस्थापक विभागाध्यक्ष के प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और जितने भी प्रतिभागी हैं इसमें,
उन सब से अनुरोध करेंगे कि 1 मिनट के लिए हम उनके प्रति मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि करेंगे और उसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समापन होगा। एक बार पुनः उनके स्मृतियों को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं।